तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डील किया था। हमने चार्ज कंजर्वेटिव होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्जेस को हम कैसे एडिशन करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है कूलाम्स लॉ। ये कूलाम जी के द्वारा दिया गया एक लॉ है। ये लॉ हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। आइदर दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और दिस विल बी रिपल्सिव। ये चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। तो पॉइंट चार्ज उन चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं, जैसे चार्जेस किसी ऑब्जेक्ट पे आएगा, तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो चार्जेस आया है उसको हम पॉइंट चार्ज बोलेंगे। कब? जब उन दो ऑब्जेक्ट की जिन पर जो चार्जेस आए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? उन जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जो चार्जेस आए हैं उनके साइज के कंपैरिजन में, यानी जो ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है वो बहुत ही एक मतलब पॉइंट की तरह है हमारे लिए, या फिर हम चार्जेस को इतनी दूर से देख रहे हैं कि वो हमें एक पॉइंट की तरह लग रहे हैं। मान लीजिए अगर वो किसी एक स्फीयर में आया है चार्ज, तो अगर स्फीयर को हम इतनी दूर से देख रहे हैं कि हमें एक पॉइंट बिंदु की तरह लग रहा है तो हम उसे पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। अब कूलाम जी ने क्या बताया हमें कि the force acting between any 2 point charges, either it could be repulsive or it could be attractive, will directly proportional to the multiple of both the charges and will inversely proportional to the square of the distance between the charges। यानी जो फोर्स लगेगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच वो क्या होगा, वो उन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में वो दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक तुला का यूज़ किया था, तराजू मतलब ऐसा कुछ। तो उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो उसके कारण उन्होंने फिर तब ये फोर्स को निकाला, इसको जनरलाइज किया। तो जो फोर्स होगा F हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के। पहला ये बताया उन्होंने। दूसरा हमें उन्होंने ये बताया कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। इसका नाम लेट सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, और पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट की तरह है, मतलब इसको आप पॉइंट की तरह ट्रीट करिए। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है ये r, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो जो मेरा f होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये हमें कूलाम जी ने बताया। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट को लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जिस कांस्टेंट को हम लेते हैं उसे k से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाकी मेरा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये है हमारे पास एग्जैक्ट कूलाम्स लॉ। अब यहाँ पर जो एक कांस्टेंट है k, इसकी एक वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी जो ये यूनिट है इसको हम इसी इक्वेशन से बना सकते हैं। अगर यहाँ से इस इक्वेशन से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो यहाँ से मेरा k इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इधर फोर्स है, ये इसे ऊपर कर देता हूँ मैं, इधर फोर्स है मेरे पास, तो k इज इक्वल टू F और डिवाइड में r स्क्वायर है तो इधर इंटू में हो जाएगा मेरे पास r स्क्वायर और अपॉन, और Q1 Q2 वहाँ ऊपर है
मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएंगे Q1 Q2, और यहाँ से जो मेरा K की जो यूनिट आएगी SI यूनिट, वो आ जाएगी मेरे पास MK सिस्टम में। फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। ये R डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको। तो इसके लिए भी कूलाम आएगा, इसके लिए भी कूलाम आएगा, तो क्या हो जाएगा वो कूलाम स्क्वायर। ये मेरे पास इस जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट हो गई MK सिस्टम, मीटर किलोग्राम और सेकंड, इस सिस्टम में। अब दूसरा, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, इस K की डायमेंशन की बात करूं, तो K की जो डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास न्यूटन फोर्स है मेरे पास, तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT -2। R डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं L स्क्वायर का यूज करूंगा। L यानी लेंथ, M यानी मास, और T यानी टाइम, है ना। और अपॉन यहाँ पर ये चार्जेस है मेरे पास दोनों, तो चार्ज की यूनिट होती है, हमें पता है Q इजक्वल टू क्या होता है, I इजक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इजक्वल टू हो जाएगा मेरे पास IT यानी करंट इनटू टाइम। तो करंट की को हम एम्पियर बोलेंगे, A से डिनोट करेंगे, और टाइम को मैं T से डिनोट करूंगा। तो जो चार्ज की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास AT, है ना। और इसको अगर मैं उठा के यहाँ पर रख दूंगा इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास जो कूलाम स्क्वायर है, तो यहाँ से A और T का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास, एक सेकंड, तो फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास देखिए, ये A की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, T की पावर भी -2 हो जाएगी ऊपर जाके, और मेरे पास यहाँ से आ जाएगा K, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ K इज इक्वल टू, देखिए M तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास M, और L यहाँ पर, L की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो L क्यूब हो जाएगा ML3। दूसरा, यहाँ पर T की पावर नीचे -2 हो जाएगी ऊपर आके, तो T की पावर -2 ऊपर से पहले से, T की पावर -2 पहले से ही है, तो T की पावर -4, और साथ में A की पावर -2, A की पावर -2। ये मेरे पास आ गई, इस कांस्टेंट K की डायमेंशन आ गई। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एक हमें कूलाम लॉ को ध्यान रखना है, ये हमारे पास कूलाम्स लॉ है। दूसरा पर हमें K की वैल्यू ध्यान रखनी है। तीसरी हमें K की यूनिट ध्यान रखनी है ये। चौथी हमें K की डायमेंशन ध्यान रखनी है। अब इस K को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास, उसको देने के लिए मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। इस K को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। K को हम ऐसे भी लिखते हैं, K समटाइम्स कहीं कहीं बुक्स पर ऐसे भी लिखा होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक सेकेंड, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं कहीं बुक्स में K की वैल्यू ये भी लिखी होती है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वापस से मेरा K की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक एप्सिलॉन नॉट, ये जो टर्म आया, ये जो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक टर्म आ रखा है, इसका एक नाम होता है, एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है, और इसकी एक वैल्यू होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। और इसकी भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अराउंड 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट आ जाएगी इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप देखिए, अगर आप K की यूनिट से इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, इसकी यूनिट को, इसकी यूनिट है जो ये, इसको अगर आप K की यूनिट से कंपेयर करेंगे, तो K की यूनिट थी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और उसके ठीक अपोजिट यूनिट है ये। तो मतलब कि अगर जो K की यूनिट है उसका अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें एप्सिलॉन नॉट की, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, इसकी यूनिट मिल जाएगी।
और साथ ही साथ इसके अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो मेरे पास जो के की डायमेंशन थी ये ml क्यूब t-4 और a⁻², इसका मैं उल्टा कर दूंगा, यानी m-1 l-क्यूब t⁻+4 a⁻+2। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी इस एप्सिलॉन की, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए, ये हमने कूलाम नियम के बारे में थोड़ा सा 2-4 बातें सीख ली हैं। अब थोड़ा सा अगर हम कूलाम नियम को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी सदिश रूप में, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कूलाम नियम को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उसकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसकी डिस्टेंस r है। अब कूलाम नियम को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मेरे पास कूलाम नियम हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह मैं k लिख रहा हूँ, k, और मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो इसका मॉड आ गया, यानी इसका परिमाण, कितना फोर्स है इन दोनों के बीच, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की, वो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी आर कैप, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी। अभी आर कैप क्या है, आर कैप यहाँ पर, आर कैप मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप सभी को पता ही होगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर जिसका जो मॉड होता है या फिर जिसका जो मापांक होता है वो 1 होता है ना। जैसे कि मेरे पास ये एक एक्सिस सिस्टम है 3 डायमेंशन में, इसको अगर मैं x बोल लूँ, इसको अगर मैं y बोल लूँ, इसको अगर मैं z बोल लूँ, तो x के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, i कैप, y के अलॉन्ग होता है उसे हम बोलते हैं j कैप, और जो z के अलॉन्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, k कैप, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी इनकी जो डिस्टेंस है ये 1 होती है, इसका मतलब ये है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दूसरा भी हमारे पास, कि यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं सिंपली मॉड ऑफ आर की जगह में आर लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन इसकी जगह में मॉड ऑफ आर, यानी आर कितनी डिस्टेंस है। तो अब इस वैल्यू को अगर मैं आर कैप, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यानी जहाँ पर आर कैप है उसकी जगह अगर मैं आर वेक्टर अपॉन में आर पुट कर दूँ, तो मुझे देखिए फोर्स क्या मिल जाएगा। दूसरा पेज ले लेता हूँ, मुझे फोर्स मिल जाएगा, एक सेकेंड, फोर्स मिलेगा मुझे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², और r कैप की जगह मैंने r वेक्टर अपॉन r ये पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, नीचे जो ये आर आर है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, r³ बन जाएगा सिंपली। तो मेरे पास जो फोर्स हो गया, यहाँ पर वेक्टर लगाना मैं भूल गया, तो मेरे पास जो फोर्स हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू K, साथ ही साथ Q1 Q2 अपॉन r³ इंटू आर वेक्टर, है ना। अब बात आती है आर वेक्टर है क्या। अब देखिए मेरे पास हैं 2 पॉइंट चार्ज, ये और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। ये मेरे पास है Q1 चार्ज, ये मेरे पास है Q2 चार्ज। अब देखिए, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं Q2 पर, इस Q2 चार्ज पर मैं फोर्स देखना चाहता हूं, किसके कारण, ड्यू टू Q1। वैसे तो बाद में जाके ये गलत हो जाता है, Q1 नहीं लगाता कभी भी इस पर फोर्स, वो कुछ और चीज होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम ये कंसिडर करेंगे कि I want to calculate the force on Q2 point charge due to Q1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा F यानी फोर्स किस पर, 2 पर, Q2, यानी यहां पर मैं 2 लिख रहा हूं इसकी नीचे, यहां पर इसका मतलब है कि 2 वाले चार्ज पर, ड्यू टू 1 यानी 1 के कारण, तो इसे मैंने F21 कर दिया कंसिडर।
इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एक के, और के की वैल्यू ध्यान रखना कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के को हम 1/4πε0 भी लिखते हैं। तो जो फोर्स हो जाएगा इस दूसरे चार्ज पर ड्यू टू पहले वाले चार्ज के द्वारा वो क्या हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के, और यहाँ पर मेरे पास Q1 Q2 अपॉन, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। अब ये r डिस्टेंस को मैं कैसे में लूंगा, मैं r डिस्टेंस को लूंगा 2 तक, यानी और किस 1 से लेके, यानी पहले वाले चार्ज से लेके दूसरे वाले चार्ज तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके दूसरे वाले चार्ज तक की डिस्टेंस, इसको बोलूंगा मैं r21, और इसका q, और जो मेरा r वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ये r वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस सेकंड चार्ज का, इसका मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका। और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं क्या कैसे बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा r2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी इस q1 चार्ज के रिस्पेक्ट में जो ये q2 चार्ज है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं इस r21 वेक्टर से। तो ये मेरे पास निकल गया फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। सिमिलरली हम Q1 के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। Q1 के लिए अब हम इस Q2 चार्ज से देखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। डिस्टेंस कहाँ से लूंगा, अब मैं 1 से लूंगा, 1 की ले रहा हूँ ना मैं, तो मैं Q2 चार्ज से देखूंगा डिस्टेंस ऑफ Q1 चार्ज फ्रॉम Q2 चार्ज, और इसका क्यूब। दूसरा जो R वेक्टर है मेरा, ये आ जाएगा मेरा R वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। ये मेरा इन दोनों चार्जेस के लिए क्या निकल गया, फोर्स निकल गया, है ना। अब देखिए, अगर मैं एक काम कर दूं, यहां पर जो मेरा R21 है, ये यहां पर जो मेरे R21 है, R21 क्या है मेरा, देखिए फिर से हम इसको बनाते हैं। मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज थे, ऐसे मान लीजिए ये दिस वन इज Q1 और दिस वन इज Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये R। अब जो मेरा देखिए यहाँ पर जो R21 वेक्टर है, ये क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर है किस Q2 चार्ज का, ड्यू टू कहाँ से, इस पहले वाले चार्ज से, यानी R वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर है Q2 चार्ज का Q1 वाले चार्ज से, यहां से देख रहा हूं मैं इस Q2 चार्ज को। तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, यानी ये होगा मेरा R21 वेक्टर, है ना। अब इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, अब मैं क्या करूंगा, इस Q2 चार्ज को चार्ज से देख रहा हूं कि इस Q1 चार्ज को, तो इस Q1 चार्ज के लिए मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेरा ऐसे होगा, देखिए मान लीजिए Q1 और एक Q2 है मेरे पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो Q1 चार्ज के लिए जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू Q2 चार्ज, वो मेरा इस तरफ होगा, और इसे मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, ओ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू Q2 चार्ज, ये होगा। तो देखिए, अगर मैं ये जो F21 वेक्टर है ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, देखिए कहाँ पर मिटाऊँ, इसको मिटा देता हूँ, इतने पोर्शन को मिटा देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए जो मेरा ये F वेक्टर है 21, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास छोटा मोबाइल फ़ोन है ना, इसको भी 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूँ ताकि इस जगह में पूरा आ जाए। तो F इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस K Q1 Q2 अपॉन R 1 2 क्यूब, अभी मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और इंटू R वेक्टर
1 2 वेक्टर। यानी अब आप खुद देखिए, ये मेरा कौन सा फोर्स आ गया, इतना जो ये हिस्सा बनाया मैंने, ये मेरा आ गया फोर्स ये वाला। यानी इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं, देखिए एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह माइनस साइन मेरा, ये जो माइनस साइन है ये मेरा माइनस साइन ऐसे ही है, और इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं एफ वेक्टर 1 2। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया यहाँ से, कि जो यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो कूलाम फोर्स होता है, कूलाम लॉ के द्वारा जो फोर्स दिया गया है, वो जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसका पालन करता है। यानी प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ से अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ ना, इस यहाँ से नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से नेट फोर्स देखूँ तो F21 वेक्टर, इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स मेरा 0 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बता रहा है हमें कि ये क्या है, ये जो फोर्स है, ये कूलाम का जो नियम है, ये गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमें ये चीज़ क्या बता रही है कि जो कूलाम का जो नियम है वो किसी भी चार्जेस के लिए सही है। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब दोनों अट्रैक्शन फोर्स हो जाएंगे। और अगर हमारे पास क्या है कि चार्ज अगर हमारे पास नेगेटिव हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स रिपेलिंग फोर्स हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच। थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा स्लाइड ले लेता हूँ। तो ये मैंने स्लाइड ले ली। अब देखिए, मैंने आपको बताया फोर्स एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर 2 1। ये हमने एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखा। हमारे पास क्या था, हमारे पास दो चार्ज थे ऐसे, ये हमारे पास दो चार्ज थे Q1 Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R, ठीक है। अब ये क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास R, एक सेकंड मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर तो मैंने मिटा दिया है एक, तो चलो, ये था मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, और इधर की तरफ था मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। अब जो मेरा ये वाला फोर्स था F वेक्टर 1 2, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R वेक्टर 1 2। यानी पहले वाले चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2 चार्ज, ये उसका है। और ये फोर्स हमें क्या बता रहा है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है R12 की डायरेक्शन में। यानी जिस तरफ मेरा R12 वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मेरा फोर्स है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन जगह मेरे पास ये, यानी ये हो गया मेरे पास F12, इसे ऊपर कर देता हूँ, वेक्टर। दूसरा मेरे पास था F21 वेक्टर, ये हो जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू 1 चार्ज। ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है किस पर, Q2 चार्ज पर ड्यू टू Q1 चार्ज, उसकी डायरेक्शन जो Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है उसकी तरफ होगी। यानी इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी मेरी ये। तो ये फोर्स है मेरा, ये है मेरा F21, इसकी डायरेक्शन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, रिपेलिंग फोर्स है, क्योंकि चार्ज मैंने कैसे लिए हैं,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दोनों, तो वो दोनों फोर्स रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेलिंग कर रहे हैं। अब अगर मैं एक भी फोर्स को अगर मैं चेंज कर दूं, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं चेंज कर दूं, जो ये मैंने लॉ लिखा है यहाँ पर ये वाला, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, अगर मैं एक को भी मैं अगर बदल दूं, तो जो मेरा F12 है इसको मैं -F21 भी लिख सकता हूँ। जो मेरा F12 है इसमें -F21 भी लिख सकता हूँ, यानी मेरा एक सेकेंड। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की आज हमने बात की कूलम्ब्स लॉ में। अगले उसमें वीडियोस में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और ये आप इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। ये सब जो भी पॉइंट्स मैंने आपको ये सब कराए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारे पास, के की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, ये सब कई बार कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक नया चैनल मैंने बना रखा है और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।